पहली हमारी मीटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में हुई। कुछ जो चीजें थी जो डिस्कस हुई उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। हम तवक्को कर रहे थे कि वो तहरीरी तौर पे लेके आएंगे और हम कोई उन निकात की रोशनी में बात कर सकेंगे, वो ना हो सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। सो अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए हैं। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ इमरान खान का इख्तियार है और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात थे और उन मुज़ाकरात से पहले 19 लोग रिहा कर दिए गए। जब इन लोगों की रिहाई हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नैरेटिव आया कि देखिए जी हमारे मुज़ाकरात से पहले ही हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए। क्या ये वाकई कोई डील है या फिर ये कोई और चीज़ है? ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और जो मुज़ाकरात आज हुए उसका कुछ नतीजा निकला है या नहीं निकला, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं और इन्होंने क्लेम किया है कि इमरान खान साहब को मुसलसल ऑफर्स हो रही हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। क्या वाकई वो बात दुरुस्त है? इनसे पूछेंगे अभी। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर वकील हैं। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे चौथे मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर वकार मसूद साहब, ये दिफाई तजियाकार हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ब्रिगेडियर साहब से स्टार्ट कर लूँ। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्लेम किया गया फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से कि इन सब ने माफ़ी मांगी थी और उस माफ़ी में इनके ऊपर रहम किया गया और फिर इनको रहा कर दिया गया। लेकिन जब ये लोग बाहर आए तो फिर इन्होंने खान साहब के नारे भी लगाए और साथ उन्होंने कहा जी कि हमारी तो जान भी इमरान खान साहब के लिए हाजिर है। तो अगर इन्होंने माफ़ी मांगी थी तो बाहर नारे क्यों लगा रहे थे? और अगर ये नारे लगा रहे थे तो माफ़ीनामा कहाँ है फिर? आई थिंक जो माफी इसकी प्रोविजन है बेसिकली जब आप अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, थोड़ा सा पीछे चले जाए। ये आई थिंक जो 9 में मीम बना दी गई थी बाय पीटीआई, डिस्पाइट के जो एक्ट था उसको लोग भूल गए, उन्होंने ऐसे उनसे नैरेटिव को बदला कि पीपल जस्ट फॉरगॉट कि उन्होंने किया क्या था। बाकी भी तमाम मज़हब अक़वाम में आई थिंक इस पे बड़ी हार्श पनिशमेंट्स है। यूएस के कोर्ट देख लें, मतलब ये कोई नई चीज नहीं थी या कोई एक्सक्लूसिव नहीं था। अभी आ जाते हैं कि थ्रू आउट सिविलाइजेशन है जो अपील है, इट इज एक तो ये देव एग्रीड और एक्नॉलेज कि ये बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट जो है उनका ट्रायल जायज था उसके अंदर, उस 7,000 उसके बाद ही आप अपील करते हैं। पीटीआई की आई थिंक ये भी एफर्ट रही कि उनके वकला भी शायद उस पर पेश किए, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, और मना भी किया गया कि आप अपील ना करें। अभी जब उनकी अपील में लेट्स से एक तरफ से मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया गया है और उनको रिलीज देंगे, आई एम श्योर उसमें देखा गया बिकॉज कुछ लोगों की आगे कोर्ट ऑफ अपील में केस भेज दिया गया कि जिनके शायद आप कहें जराइम इस लेवल के थे कि उस पर गुंजाइश थी, उनको माफी दीजिए। बाकी जो है जैसा चेस में होता है, एक किंग है क्वीन है, आगे प्यादे होते हैं, बात वहां पे जब जाएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल जो है इसका हिसाब किताब क्या होता है। बाकी इसको जी बिल्कुल नारे मारे, सावधान है, पोलिटिकल एक्टिविस्ट है, पार्टी वर्कर्स हैं, उनका हक है, लेकिन जो आई थिंक मैग्नानिमिटी शो की है मिलिट्री, और एक और आई थिंक चीज इंपॉर्टेंट है, खुदा खासा फौज की अपनी कौम के साथ या किसी पार्टी की दुश्मनी नहीं है। बेसिकली एक एक्ट था, उसके अंदर एक क्राइम हुआ, उसके ऊपर पनिशमेंट हुई, उसके बाद उनकी अलग से माफी का अगर ऐलान किया जाए तो उसको आई थिंक बिल्कुल लीगल टर्म में देखना चाहिए। ठीक है, दानियाल से ये फरमाइएगा कि आज मुज़ाकरात हो रहे थे और जाहिर है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वफ्द था इन मुज़ाकरात में, लेकिन उससे पहले 19 लोगों की जो रिहाई है उससे यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट अब हिल गई है और गवर्नमेंट के हाथ से ये मामलात निकल गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज का मैच तो विन कर गई। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें जी, ये तो आपका जूरिस्प्रूडेंस या जो लॉ है कि एक सर्टन पीरियड जो आपने गुजार लिया हो जेल में, 9 मई से अभी देखा जाए तकरीबन इनकी सज़ाओं का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा हो गया था और उसी सिलसिले की कड़ी है कि फिर आपको कि आपने एक सर्टन टाइम गुजार लिया हो जब आपको सज़ा से पहले, तो वो फिर उसी सिलसिले की कड़ी है कि उनको ये रिलीफ मिला है।
अब सवाल यह है कि अगर माफी होनी थी तो फिर इतनी जद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी? जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह ट्रायल चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज होता रहा, तो अगर माफ ही करना था इन सबको तो इतनी लंबी एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी फिर? देखें, ये माफ़ उस तरह माफ़ नहीं हुआ, इनको सज़ा हुई है। सज़ा के बाद इन्होंने उस पूरे प्रोसेस को जो पहले अंदर रहे हैं उसको फेस किया है, और उसके बाद ये टाइम तकरीबन पूरा हो चुका था, तो उसके बाद ये इनको रिलीफ मिली है। प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये गिल्टी लोग थे, इन्होंने ये तमाम चीज़ें की थी, इन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया था। एक इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो कैटेगरी के लोग जिनकी कम इन्वॉल्वमेंट थी, एक वो जिनकी एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट थी, और एक वो जिन्होंने तमाम ये मास्टरमाइंड बनकर ये सारा कुछ किया, जिन्होंने करवाया। तो अगर फर्स्ट फेज में कुछ लोगों को रिलीफ मिला है जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं, तो उसके बाद एक ये सिलसिला चला है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये तमाम फौजदारी के केसों में, दिस इज नथिंग न्यू, ये फौजदारी के केसों में और नैब के केसों में और में जिसमें पहले अरेस्ट हो जाती है, उनमें यही प्रोसीजर देखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जितने लोग आज रिहा हुए हैं इनकी सजा को 3-3, 4-4 महीने रह गई थी, लेकिन उस सजा की माफी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विन कह रही है। वो समझते हैं कि हम जीत गए हैं, और देखें मुज़ाकरात से पहले ही हमने कहा था कि हमारे जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनको रिहा किया जाए, पहले ही रिहा हो गए। किसने कहा ये पार्टी कह रही, पार्टी में से किसने कहा? नैरेटिव है इस वक्त, देखें सोशल मीडिया के ऊपर। नहीं, सोशल मीडिया तो ठीक है, अपनी जगह राय होती है। क्या ये वकास अकरम शेख साहब की तरफ से आई है, सलमान अकरम राजा की तरफ से आई है, या बैरिस्टर गौर ने की? उन्हीं लोगों की तरफ से आई जो इससे पहले नैरेटिव देते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, का। मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर। हम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ है। ठीक, हमारे लिए ये माफ़ी का जो मामला है ये इसलिए अहमियत का हामिल नहीं है कि हम सिविलियंस का सिविलियन कोर्ट से ही ट्रायल चाहते हैं, चाहे जितना मर्जी हीनियस क्राइम हो। और ये वो सिविलियंस हैं जो कि किसी भी कालादम जमात का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये किसी कालादम तंजीम का हिस्सा नहीं है, ये वो पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि वहाँ पे गए। इनका जो ट्रायल है वो शफाफ अंदाज से नहीं हुआ है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो शहरी हकूक़ हैं, जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। फेयर ट्रायल का जो राइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। वहाँ पे एक्सेस पब्लिक की, मीडिया की, लॉयर्स की नहीं है। तो मिलिट्री कोर्ट में जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल होती हैं वो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स या उनके लिए सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जिनका होता है, ये उनके लिए तो हो सकती हैं और होनी चाहिए भी। और लेकिन जो आम शहरी हैं उनका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही चलना चाहिए। यही मुल्की कवानीन की रिक्वायरमेंट है, यही वो बैनुल अक़वामी कवानीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें 27 के करीब मुआहदे हमने साइन किए हुए हैं। ठीक। और आप अगर आपको याद हो 2015 में जब APS हमला हुआ, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना भी मौकूफ हुआ, फिर एक आईनी तरमीम की गई थी सनसेट क्लॉज के तहत। ठीक, 2 साल का टाइम दिया गया है। तो ये इतना अहम मामला है कि इमरान खान साहब के अपने दौर में 180 सिविलियन के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हुआ, 180 का। जी, वो कौन थे? वो लोग थे जो हार्डकोर टेररिस्ट थे, और उन्होंने पाकिस्तान के उस पे ऊपर, अगर आपको याद हो, उस वक्त जो तरबेला में हमला हुआ था, कुछ अपना फौज की यूनिट्स के ऊपर जो हमला हुआ थी, वो लोग थे। और जनरल बाजवा, ये तो 200 हमले हुए ना, कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले हुए, वो हमले, और उनको हमले को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर प्लीज इस तरह से डोंट मिक्स ऑरेंजेस विद एप्पल्स। बात ये है कि वो हमले हुए थे जिस पर जनरल बाजवा ने, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे और दूसरे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा था कि ये अदालतों से छूट जाते हैं। फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के वो ट्रायल थे, उन लोगों के एलिगेशंस जो हैं वो आप उन जो आपने बताया है उनके एलिगेशंस निकालिए आप। उनके एलिगेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक। फिर जो जुर्म की सज़ा हुई है, मैं उस पर भी मोतरज़ हूँ। जुर्म की सज़ा जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक शख्स ने वहाँ पे मौजूद था तो उसको आप 10 साल सज़ा दे दें, और जो वहाँ पे आपके जिन्होंने PTI को छोड़ा उनको आप पूछे ही ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके IG ने जो है वो कॉल रिकॉर्ड भी दिखाए हों। एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने PTI को छोड़ा। क्राइटेरिया ये है कि PTI को खैराबाद कहें, किंग्स पार्टी ज्वाइन करें, या सियासत को खैराबाद करें। आपको 9 में से नहीं, बात बिल्कुल ठीक है ये किया। तो फिर ये जो पोलिटिसाइज मामलात हैं और उनमें इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये डील कोई नहीं है, डील तो नहीं है इस तरह कोई।
नहीं, डील का जो तासुर आप देना चाह रहे हो तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप सर ये फरमाइएगा सर, ये उस दिन रिहाई जिस दिन मुज़ाकरात होने हैं, ये वैसे बड़ा अजीब सा लगता है, एक दिन बाद रिहाई कर लेते आप, कम से कम आज मुज़ाकरात हो जाती है। अच्छा सब, एक तो ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो भी प्रोसेस है जो आर्मी एक्ट के अंदर है कि अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो सज़ा देता है और उसको आर्मी चीफ जो है वो सेक्शन 120 के नीचे कंफर्म करता है जो आर्मी एक्ट है, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है या अपील फाइल करें या उसके बाद आप पार्डन कर दें। और अगर आप पार्डन अप्लाई करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी चीफ की ये लीगल प्रेरोगेटिव है कि वो सेक्शन 143 के नीचे जाके आर्मी एक्ट के नीचे उनको सज़ाएं जो हैं वो पार्डन कर देती हैं। अब ये सज़ाएं जो हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपके मुल्क के अंदर एक कितनी जगहों के ऊपर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का आया, और अगर फैसल की बात मान ली जाए कि जी वो हार्ड कोर तो ये तो फिर हमें आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर देनी चाहिए कि जिसके अंदर लिखा हो 2D12 के अंदर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है तो हम उसको आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो ट्राई नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे एक नुकता बड़ा अहम है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको आपने माफ कर दिया। नहीं, देखें ना कि अगर उसी कंटिन्यूटी के अंदर जाया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उस प्रोसेस के अंदर जाके जो है वो उसको बाद में छोड़ा, लेकिन बात इस हद तक ठीक है कि अगर किसी ने लॉ की वायलेशन की है तो अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर लॉ को अप्लाई करना चाहिए। नंबर 2 उसके अंदर चौर साहब इंपॉर्टेंट ये है कि जो बार बार ये चीज़ कही जा रही थी कि ये जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये आर्मी ने खुद करवाया और ये सारा कुछ खुद हुआ है, तो अगर आज वो लोग नारे मार के बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। और सीएम हाउस में बाकायदा दावत दी गई। नहीं, वही मैंने कहा ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सारी जो प्रोवोकेशन आई थी या उसके अंदर जो लोग इतने मॉब की सूरत के अंदर गए थे, अगर तो पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक्शन है तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए आइंदा फ्यूचर के लिए लीगल चैलेंजेस बड़े स्ट्रांग आएंगे। और अगर ये इंडिविजुअल एक्ट्स, और मैं आज का जो इनका स्टेटमेंट या नैरेटिव चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग जिन्होंने इन लॉज की वायलेशंस की उन्हें अपना पॉलिटिकल वर्कर मानते हैं, और अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये एक्ट उनका आता है तो फिर ये इनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारा तीसरी कैटेगरी चली जाएगी, जिसके अंदर आपके प्लानर्स भी आएंगे, मोटिवेटर्स भी आएंगे, प्रोवोकेशंस भी आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इससे डिस्टेंस करना चाहिए। दूसरा, बार बार जिस चीज पे की जाता है कि जी फेयर ट्रायल फेयर, ओ भाई 1972 से लेके 2022 तक जो है 1875 लोगों के ट्रायल हुए, 180 आपके दौर के अंदर। आपने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट की अपील की है कि ये ना लॉज आर्टिकल 10 की वायलेशन है, ना ये वायलेशन फंडामेंटल राइट्स की है, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है। आप ये चौर साहब ये बताएं कि एक ऐसा एक्शन जो है जिसको आप कंडेम भी करें एज ए पार्टी के तौर पे या एज ए चेयरमैन के तौर पे, आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जाके कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जाके उसे ये जस्टिफाई नहीं है। अगली चीज जो है कि अभी भी मैं समझता हूं कि तीनों स्टेजेस के ऊपर एक रिस्ट्रेंट जो है वो आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नजर आता है। एक रिस्ट्रेंट ये है कि सैकड़ों लोग गए, 103 सिर्फ चुने गए, जो 105 लोग जो वो चले गए। दूसरा उसके अंदर आता है कि आप देखें कि 20 लोग पहले अप्रैल के अंदर छोड़े, उस वक्त तो नेगोशिएशन डायलॉग नहीं थे ना, नहीं सजा जो थी वो 105 को थी। 105 में से 20 लोग ऐसे थे कि जिनको अप्रैल के अंदर जो था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पास जिनकी सजाएं पूरी थी, और उसके अंदर भी आपका रिमिशंस या पार्डन था। तीसरी कैटेगरी वो आ गई कि जिसके अंदर जो है वो आपका जो है ये आज जो आपके 19 लोग हैं ये छोड़े गए। मालूमात तो हमारे वकीलों को नहीं, आपको कैसे हो? नहीं, तो आप उसको रिसर्च करें ना, आप सिर्फ एक पे ही जा रहे हैं कि आप एक पे ही जाएं तो आपका सवाल पूछा नहीं, मैं तो ये तो आप रिसर्च करें ना, आप स्टेटमेंट से स्टूडेंट हो ना, आप आ जाए ना, आप आ जाए, अब आप और आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते। अच्छा, अगली जो है ब्रेक लेते आप छोटी सी ब्रेक हो। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बरगेज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जिस तरह इन लोगों को रिहा कर दिया गया और कहा जा रहा है कि 29 और भी हैं जिनकी रिहाई का इम्कान है 7 तारीख से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब केस 7 तारीख को सुना जाएगा, तो अगर इनको छोड़ दिया गया तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी छोड़ना मुनासिब ही होगा, वो तो ज़ाहिर साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये सारा मामला उनकी तरफ भी जाएगा 9 मई का? मैं थोड़ी एक एनालॉजी लूंगा, माइंड हंग करे पीटीआई वाले
एक नूर अली मसूद है जो मास्टर प्लानर है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ जो PTP को लट से लीड करता है, और यहाँ पे आके उनके दहशतगर्द अटैक करते हैं, तो कौन ज्यादा कसूरवार है उसमें, नूर अली मसूद है या लट से जो फ्रंट पे लड़ते हैं लोग? तो मेरे ख्याल में ऑल्दो इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल, लेकिन देखें इसमें मैं सिर्फ दोबारा वापस जाऊंगा अमेरिका की तरफ से, वहाँ हीरोज बहुत है। अभी मॉन्यूमेंट्स पे कभी बात ही नहीं की, शोधा के मॉन्यूमेंट्स आज वैंडलाइजेशन हुई है, शहादत के जज्बे को एक ट्रिविलाइज करने की कोशिश की इस पार्टी ने, तो आई से ये तो फाशिज्म है। वहाँ ब्लैक कलर की वॉल्स होती है हीरोज की, आप एक शायद मार्कर से जाकर एक लाइन लगाए जरा, वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज की वॉल पे एक लाइन सिर्फ लगाएं, यू विल बी जस्ट पुट, वहां ये नहीं होगा जी कि मिलिट्री कोड ने किया सिविल कोड से तो उठा के अंदर फेंकेंगे, आप एक सतरी खड़ा गेट पे जाके शाउट करें। मेरे सामने इनका ये यूनाइटेड स्टेट्स कोड पड़ा हुआ 1369, या आप खोल के 10 साल वहां भी है सजा। बेसिकली ये प्रोटेक्टिव जो है गैरिजन है, उसकी सेफ्टी इसलिए होती है कि कल अगर आप इनको इस तरह छोड़ देंगे, ये लिटरली मोर्चों में जाके हमला करेंगे, LOC पे चले जाएंगे, हमें एतराज है खान साहब के साथ, आपने आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप समवेयर, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये मैं कहता हूँ अभी जो सवाल हो रहा था हाफिज साहब से, कि आपको बड़ी याद है चीज रिसर्च है, बाजे के ट्रिविलाइज ना करें, इट्स अ सीरियस मैटर, और जो किंग पिन सामने आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो रिलीफ है जैसा बताया गया, एक तो लॉ के तहत, दूसरा एक दे एक्नॉलेज के बाकी जुर्म किया, एक लॉ के तहत सजा हुई, और बाकी प्रेसिडेंस है। लॉज मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, भारत का सिर्फ एफा जाकर देख लें 7 रियासतों में कि मिलिट्री को क्यों स्पेशल पावर दी, बिकॉज दे फील इट कि जी वहाँ पर जरूरत है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। मणिपुर में या ऑक्यूपाइड कश्मीर में या आसाम में नहीं चल सकते, दे गिवन पावर। इस तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स का है, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देना है, अदरवाइज इफ यू अग्री या इसको अप्रूव करते हैं कि जाके आप असॉल्ट कर सकते हैं गर्दन को, शोधा के मॉन्यूमेंट्स को आप जला सकते हैं, या असद यार वली साहब, असद यार कैप्टन सिंह यार के वालिद से मेरी मुलाकात होती रहती है, जो शहीद हुए थे बड़ा बेर में लड़ते हुए दहशतगर्दों से, और उनके जो मॉन्यूमेंट था या यादगार थी उस पर जूते मारे जाके, तो उनका लिटरली रोते हुए आया फोन एडिटर जनरल को, इसलिए हमारे बच्चे ने शहादत हुई, उसको आई थिंक मजाक मत बनाए, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हाँ बाकी ठीक है, जहाँ पे गुंजाइश होगी, हम फौज की कोई दुश्मनी नहीं है, सारे हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन डेफिनेटली हु प्लान्ड इट, और अगर यही आई थिंक वतीरा रहा तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक, अच्छा वैसे फैसल साहब, ये ज़ाहिर ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जब शोहदा हैं, उनकी यादगारें हैं, जब उसकी बेहुरमती करेंगे, कंटोनमेंट्स के गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे आप, या ISI के दफ्तरों के ऊपर हमला करेंगे, तो क्या आप ये समझते हैं कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। शोहदा किसी इदारे के नहीं हैं, पूरी कौम के हैं, शोहदा हमारे भी हैं। ये बच्चे जो शहीद होते हैं यूनिफॉर्म में, वो बिल्कुल हमें उनकी शहादत का उतना ही एहसास है जितना बाकियों को है। तो मैं तो शहदा को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं, मैं तो बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ। शहदा जो है वो कौम के होते हैं और कौम का फ़ख्र होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, किसी इदारे की हयात नहीं है, किसी पार्टी की हयात नहीं, कौम की हयात है। लेकिन जो चीज़ें ट्रायल होना होता है, देखिए जुर्म कितना भी सीरियस हो, जो मैटर करती है वो चीज़ होती है शफाफियत, और जो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। नहीं, आप चले जाते हैं ना, आप तो वकला हैं, आप जाते हैं अपने लोगों की वकालत करते हैं। आप जो गए हैं उनसे उनको बुला के जरा अपने प्रोग्राम पे बुलाइएगा, पहले तो आएंगे। PTI का कोई वकील नहीं गया वहाँ? नहीं गया है ना, यही तो आप, अरे यार यही तो जज साहब आपकी रिसर्च में भी थोड़ी सी, तो आप बताएं ना कौन से गए, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वो जो गए हैं वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, मैं उन्होंने पीछे पहुंचा गया। नहीं देखो वकील है, वकील नहीं सर नहीं होता ना, आप जो सब सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। बात यह है कि ये जो ट्रायल जिस तरह से होते हैं, इनमें शफाफियत का ही इशू है हमारी नज़र में। ये जैसे मैंने आप किया, वो ब्रश असाइड कर दिया, आप ब्रिगेडियर साहब ने भी और हाफिज साहब ने भी। क्यों छोड़े हैं वो जो बंदे, अगर आपके इतने सीरियस क्राइम है तो वो जिन्होंने PTI छोड़ी है उनको क्यों छोड़ा फिर आपने? देखो ना, ये सवाल है, इसका जवाब नहीं कोई देता। आपका क्राइटेरिया ये है, खतीजा शाह को छोड़ दिया, हसन ने नहीं, खतीजा शाह को तो 8 महीने आपने, अंदरीब अब्बास को सेम गाड़ी में वो फ्रंट पे बैठी हुई थी, वो चला रही थी, ठीक है, आपने उसकी बजाय फयाज चौहान को छोड़ दिया। आपने उसके बाद मुराद राज की, आप IG उस्मान जो है उन्होंने नहीं दिखाई। आप अभी क्लिप निकालवा लें कि जी वो जो टेलीफोन कॉल्स है, ठीक है, फिर बेशुमार और लोग हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो आपका शो खत्म हो जाएगा। क्यों फिर? या तो फिर सबके सीरियस क्राइम होंगे या नहीं होंगे। देखिए ना, कानून और जो आइन है या असूल है
वो तो एक पे लागू होना ना, ये तो नहीं होना कि मेरे पे लागू हो जाए, ठीक है, और आप दोनों पे ना हो। अगर हम तीनों इकट्ठे बैठे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें हम तीन हैं, तो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी जो है मैं एक जमात के साथ मुंसलिक हूँ, तो मेरे आप ऊपर आप रंदा रख दें और आप दोनों जो है ये एक जो छोड़ दें, ये चले जाए, ये सवाल पर डिस्क्रिमिनेशन का है, तासुब का है ना। दानिया साहब आपकी तरफ आना। सर, ये सवाल फैसल साहब का वैलिड है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर आपके इत्तेहादी भी बने गवर्नमेंट के, और इस वक्त भी वो इत्तेहादी हैं आपके, तो अगर जुर्म उन्होंने भी किया था तो उनको ये रायत क्यों मिली? चौधरी साहब, जो बात है कि उनको रिलीफ देने की, तो मैं एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकल आपको बता दूं, कोई रिलीफ नहीं होगा। तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग जिनका नाम FIRO में है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर हों, उनके खिलाफ ट्रायल्स जो चल रहे हैं वो चलेंगे और उनको सजाएं भी होंगी। अगर एक अकम्प्लिस को हुई है तो दूसरों को भी होंगी, और ये जो पहले 10 हुई थी और फिर दूसरी हुई थी, खत्म हो गए या घर चले गए? नहीं, देखें, जिनके नाम FIRs में हैं, उनके ऊपर सबका, बेशक उन्होंने पार्टी छोड़ी भी तो उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल खत्म नहीं हुए अगर नाम FIR में है, और जिनका नाम FIR में है उनके खिलाफ उसी तरह ट्रायल्स चलेंगे। और आपको नजर आएगा कि देखें, इसमें एक बड़ी क्लियर लाइन ड्रा होगी है। ये दो सोचें हैं, एक पाकिस्तान को जलाने की, गिराने की, तफरीक करने की, आग लगाने की सोच, और एक मुस्बत पाकिस्तान की सोच। दोनों सोचें अब इकट्ठी नहीं चल सकती। एक सोच को मारना होगा, एक सोच को खत्म करना पड़ेगा, और वो लोग जो इस सोच के साथ नहीं भी खड़े लेकिन उस दिन इन्वॉल्व थे, उनको सजाएं होंगी। ये तमाम वो लोग जिनके नाम FIRs में हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ शवाहिद मौसूल हुए हैं, शवाहिद मिले हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन तमाम को सजाएं होंगी। और आपने जब इदारे ने ये फैसला अपने जब लोगों को चार्जशीट किया या जब उनको रिप्रिमांड किया, तो उन्होंने बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी, उसका ताल्लुक, उस बंदे का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी दिफाई इदारे से हो, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन या सरकारी एफिलिएशन हो, वो सोच जो है पाकिस्तान से बालातर नहीं है। जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या रहे थे या रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सजाएं भी होंगी। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दिस। और जहां तक रिलीफ मिलने की बात ब्रेक लेनी है, लेकिन भी जस्टिस कुछ चीज़ों का जी 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 ठीक हो गया। मैंने ब्रेक लेनी है। सब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जिन लोगों को रिहा किया गया, उन्होंने ज़ाहिर रहम की अपीलें की, और वो अपीलें अब ज़ाहिर रिलीज़ भी हो गई हैं, वो पूरा पाकिस्तान देख भी रहा है इस वक्त। उन्होंने रहम की अपील की, रिहा हुए, बाहर निकल के उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए, और उसके बाद पार्टी उनको लेके गई वो CM हाउस के, और वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारी जान भी इमरान खान साहब के लिए हाजिर है। तो इसका मतलब है आपके पे धोखा हो गया स्टेट के साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। आप सब देखें कि रियासत को दरख्वास्त दी गई, उसके बाद आर्मी चीफ ने सजाएं माफ़ कर दी, तो अपॉलोजेटिक होना चाहिए था लोगों को कि आपकी बड़ी मेहरबानी जी, हम अपने घर जा रहे हैं। वो तो सीधा CM ऑफिस के, CM हाउस के, वहाँ पे उनको हार पहनाए गए, उनकी हमायत में तकरीरें हुई, जेल के बाद निकल के उन्होंने ठीक ठाक इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक साहब बिलाल साहब हैं जो लाहौर के अंदर खड़े होकर उन्होंने एक वीलॉगर के साथ वीलॉग भी किया, उन्होंने कहा जी मेरी जान भी हाजिर है इमरान खान साहब के लिए। तो ये धोखा हो गया फिर? नहीं चौधरी साहब, धोखा नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, और जिस पे चौधरी साहब ने फिगर्स पे बात की, चूँकि अगर इन सारों को फिगर्स का पता होता तो शायद आज लीगल जो सिचुएशन इस वक्त PTI की है उससे बहुत बेहतर होती। अब ये है कि आप देखें कि सैकड़ों लोग गए, 103 लोग जो सिर्फ थे, जिसमें मैंने पहले आप कहा कि कोई भी शख्स अगर मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है, उसका जो भी बैकग्राउंड है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, और इसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स करता है। अब अगली जो चीज़ ये है कि जो, और ये बड़ी डेंजरस है कि एक स्टेज के ऊपर PTI जो थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनसे डिस्टेंस भी कर रही थी, और इन जो इंसिडेंट आए थे उन्हें कंडेम भी कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसको लेके गए उस स्ट्रैटेजी के अंदर कि जी ये ट्रायल्स ही फेयर नहीं है, और वैसे फेयर ट्रायल हैं कि जो 72 से लेके आज तक हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहते रहे हैं कि ये ट्रायल फेयर है। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव या एक डायकॉटमी थी। अब उसके अंदर ये है कि जो फेज 3 है इस चीज के अंदर, मैं ये समझता हूं कि अब अगर एक था कि जी फॉल्स फ्लैग है,
अपने ही लोग हैं, उन्हें अगर सजाएं देती तो वो बाहर निकल के जो है वो इस तरह के ना मारते, या चीफ मिनिस्टर इस तरह वेलकम ना करता। या आपने देखा होगा कि जिस तरह आगे इस्लामाबाद के अंदर आए, पुलिस वाले पकड़े गए, उनको भी वहां पे हार पहनाए गए। अगर ये एक स्टेट ऑफ माइंड इस चीज के अंदर आ गया कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी, और वो जो जनरल फैज की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, उसकी प्लानर के ऊपर, इंस्टिगेशन के ऊपर, प्रोवोकेशंस के ऊपर, तो ये सारे जो आपको इस वक्त प्ले अप चीजें नजर आती हैं, फिर ये सारी चीजें उस तरफ चली जाएंगी कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं था, बल्कि ये एक प्लान्ड एक्ट था, ये एक प्लानिंग वाला एक्ट था, और उसके अंदर लॉ के अंदर ये है कि जो प्लानर्स हैं या जिन्होंने प्रोवोक किया है उनको सजाएं दी जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि डिस्टेंस ही करते तो उस चीज से बेहतर था, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देते कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट फैसला क्या करती है कि ये फेयर ट्रायल है या नहीं है, ये सिविलियंस का हो सकता है या नहीं। अगर उन्होंने ओन कर लिया इन चीजों के अंदर जाके, जिस तरह वो आप सारा बता रहे हैं उस चीज के अंदर है, तो मैं ये समझता हूं कि ये सीरियस चैलेंजेस जो हैं, जिनकी अपील्स भी गई हैं, जो 133B के अंदर देखे ना, बुनियादी तौर पे पीटीआई जो है 29 लोगों की इस वक्त पेंडिंग है। नहीं, 48 लोग उसमें से देखे ना 67 ने अप्लाई किया, उनमें से 48 को आगे भेजा गया उनकी अपील को, 19 उनमें से फारूक हो गए, 29। अब मैं आपको यही बता रहा हूं ना उस चीज के अंदर है कि अगर ये नैरेटिव अब चल जाता है उसके अंदर कि पीटीआई इसको लेके चलती है, तो पीटीआई ने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सिंपैथी लेनी चाहिए थी आम आदमी की या पब्लिक की, वो ये थी कि जी हम इनोसेंट है, हमें गलत मुलव्वस किया गया है, हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं है, और ये हमारे लोग ही नहीं है, और ये सारे उन्हीं के लोग हैं, और हमें ये वीडियोज या दिखाई जाएं। अब अगर आप जाते भी हैं, आपकी वीडियो आती है, आपकी डिस्ट्रक्शन की भी वहां वीडियो आती है, आप जब बाहर भी आते हैं आपकी वीडियो आती है, आप उनको ओन भी करते हैं, तो फिर आपने किसी न किसी जगह उसका एक लीगल जो कॉन्सिक्वेंस है, आपने उसकी तरफ जाना ही जाना है। और मैं ये समझता हूं कि बेहतर इसके अंदर मुनासिब ये है कि जो उस दिन हुआ, या उसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं या जिनको सजाएं हैं, अगर लॉ के मुताबिक चीजें चलती रही, या सुप्रीम कोर्ट फैसला करे एज ए पोलिटिकल पार्टी जो है, नहीं, मेरा ख्याल है कि 1, 2, 3 हेयरिंग्स आएंगी, अभी वो फेडरल गवर्नमेंट आएगी, जनवरी के अंदर निपट जाएगा। लेकिन ये चीजें किसी भी मुल्क या रियासत के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस मैसिव स्केल के अंदर जाकर ऑर्गेनाइज करे। अच्छा, वैसा ये फरमाएं, आपने कल भी बयान दिया था, आज भी बयान दिया कि इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है कि उन्हें ये ऑफर की गई थी कि आप बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाए, ये वाकई बात दुरुस्त है? जी, इमरान खान साहब ने आज से इसका इजहार किया है, बल्कि उन्होंने 2 बार डील्स का जिक्र किया है। आज जब अटक जेल में उनसे पूछा गया कि अटक जेल में हुआ ये यहाँ पे, तो उन्होंने कहा अटक जेल में मुझे ये पेशकश की गई कि 3 साल आप मुल्क से बाहर चले गए, ठीक है, तो उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया। और आज ये जो साउंड आउट जो उनको कहा गया कि साउंड आउट किया गया ये इनडायरेक्टली कि जी आपको बनिगाला कर हाउस अरेस्ट में या जेपी में, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे वर्कर्स और रहनुमा वो रिहा होंगे, तो उसके बाद फिर वो हाउस अरेस्ट होने के लिए फिर वो कंसीडर करेंगे, पहले सिंध सबको रिहा किया जाए। तो रिहाई तो होनी शुरू हो गई ना सर, 19 लोग आज चले गए, 29 हो सकता है आने वाले दिनों में चले गए। इसमें इशू ये है कि हम जब आपको ये कहते हैं ना कि ये रिहाई जो है मिलिट्री कोर्ट्स की लादा है, हम बात करते हैं उन रहनुमाओं की और उन कारकुनान की जिनको 1.5 साल से आपने अंदर रखा हुआ है और जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, जिनके खिलाफ ट्रायल्स भी नहीं शुरू हुए, दहशतगर्दी की अदालत में जो दहशतगर्दी की, और उनकी बेल्स मैच्योर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद साहब हैं, महमूद रशीद हैं, जहाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज सीमा हैं, या दूसरे हमारे कारकुनान हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब खान साहब नीम रजामंद है, कहते हैं कि पहले वर्कर्स को छोड़ दें या लीडर्स को छोड़ दें, फिर मैं हाउस अरेस्ट होने के लिए तैयार। देखिए, वो तो अभी जब बात आएगी तो फिर उसके बाद, पहले तो हम उनको से बात आई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कारकुनान रहनुमाओं को सबसे पहले जो छोड़ा जाए, बाकी जो है लेकिन वैसे ऑफर की किसने जी? ये भी सवाल है ना जी, सवाल तो बनता है कि ऑफर किसने की? जो सब ऐसे इन्हें भी बोले नहीं तो अनुसारी काल दस देंगे, जब टाइम आएगा तो बता देंगे। कोई भी देखिए, बिल वास्ता है ना, बिल वास्ता तो कोई आदमी भी कह सकता है जी, कोई हाउस अरेस्ट हो जाए। सर बात सुने ना, ये कोई मेरे से आप बात करें तो फिर तो आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपका ये जो लड़के हैं इनमें से किसी ने मुझे कहा दिया कि इंज कर लो, जो सामने मैं गल करना है, इमरान खान है, इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। नहीं वो सही है सर, लेकिन वो 35 पंक्चर वाली बात भी बाद में ये लिखा कि मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने आगे कह दी, तो ये भी अगर कल को निकला जी कि बताएं किसने कहा, वो कहेंगे जी किसी ने कह दिया था, बस मुझे याद। अभी तक तो जो कूके मार रहे हैं नून वाले सने उनके वज़ीर आज़म,
यानी गवर्नमेंट ने कहा। भाई बात यह है कि उससे कुछ साबित तो होता है कि किसी ने तो फिर कुछ कहा है ना, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा। जो एक बंदा जो है, देखिए एस्टैब्लिशमेंट के ये हुकूमत जो है बता देना कि एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये मुज़ाकरात कर सकते हैं या कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस मामले में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और वो सीधी बात कर देते हैं। उन्होंने कहा जी वो हमारे हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनके बगैर तो बात नहीं होती। बात यह है कि मुल्क की तारीख है, मुल्क में तारीख में ताकतवर इदारे जो हैं उनका सियासत में बहुत रोल है, रहा है। कोई उसको पसंद करे या ना करे ये अपनी जगह हो सकता है, लेकिन सर रोल तो है, उस रोल को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, दानिया साहब आपकी तरफ आना है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है। सवाल ये है जनाब, ये वाकई ऑफर हो रही है इमरान खान साहब को कि हाउस अरेस्ट हो जाएं, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही ये ऑफर तो कौन कर रहा है? और क्या आपने जो मुज़ाकरात हुए हैं इसके अंदर आपकी कोई डिमांड है, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड आपने पूरी करनी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दानिया से ये फरमाइएगा कि आज जब मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि उमर अयूब साहब ने पूछा गवर्नमेंट से कि जी आपकी क्या डिमांड है, उन्होंने कहा जी हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। तो आपकी अगर डिमांड ही नहीं है तो ये मुज़ाकरात कैसे हैं? फिर आप मुज़ाकरात करने के बगैर ही मान जाए सब कुछ उनका। तो साहब देखिए, ये आप अगर इनकी सुने बयानियां सुने तो आपको 5 लाख बयानियां मिलेंगे। पहले इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स जिन्होंने जलाओ घेराव किया, जिनको सजाएं हुई, ये हमारे वर्कर्स नहीं है, आप इनको सजाएं दें। जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं आप इनको सजाएं दें। सब के हाथ इनसे उठाकर पीछे भाग गए। आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे वर्कर हैं। हमने कहा है कि हम बनी गाला या फलां जेल में या वहाँ से निकल के तब जाएंगे जब आप हमारे वर्करों को रिहा करो। ये तमाम जो बैठे हुए हैं इनकी जो जमात के पीछे लीडर्स, इनको अपना नैरेटिव ही नहीं पता। ये झूठ के ऊपर झूठ दर झूठ बोलते हैं। हकीकत में ये नफरत के बीज बो रहे हैं। पाकिस्तान में तफरीक, इदारों में तकसीम और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश। जूं ये आप वो कहते हैं डेविल इज़ ऑलवेज इन द डिटेल। जूं आप चीज़ों की डिटेल में जाएंगे तो आपको ये बेनकाब होते हुए और ये झूठ बोलते हुए इनकी जमात की, मैं फैसल भाई की बात नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं ये, बट मैं इनकी जमात के और लोगों की बात कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, खुद वसवसे हैं सर, वो खुद वसवसों के शिकार हो गए। देखिए कोई वसवसों का शिकार नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि एक नैरेटिव है और वो बड़ा क्लियर है, और वो लोग जो 9 मई में पाकिस्तान में आग लगाने में, तफरीक में, नफरत में, तकसीम में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको सजाएं होंगी। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। इन 2 सोचों के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमने अपनी हर चीज़ कुर्बान की इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। आज अगर ये मुल्क बेहतर हो रहा है, इसमें महंगाई की शरह कम हो रही है, इसमें शरह सूद की कमी हो रही है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ रही है, स्टॉक मार्केट आपका हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है या जा चुका है, डॉलर पिछले साल से मुस्तकम है, तो ये तमाम चीज़ें इनकी सियासी मौत है। और उनकी सियासी मौत है, उनको पता है कि हर आने वाले दिन में जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोगों ने ये गाली गलोच का, नफरत के, तफरीक को, बयानी को लोग दफन कर रहे हैं। इनकी चौधरी साहब इनको दो चीजें में बिलीव करते हैं, या गैरबान पकड़ो, और जब गैरबान ना इनको उससे अपना हल मिले तो पांव पकड़ जाओ। अब हकीकत में ये एनआरओ के मुंतजर हैं, ये डील और ढील के मुंतजर है, और उसी लिए ये चीजें चलाते हैं, फिर ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा और दोबारा मैं कहूँगा कि चीजें आगे मफाहमत से चलेंगी। हमारी कोशिश है कि बैठ के चीजों को हल करें और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इस मुल्क के वसीज़ मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए, डील करने के लिए तैयार हैं। वैसे ये अफसर ये फरमाइए सर, ये अगर इमरान खान साहब का हाउस अरेस्ट का अगर क्लेम दुरुस्त है तो फिर तो मामला सेटल हो गया ना सर, खत्म होगी बात फिर तो। देखें 9 मई से पहले, या जो एक फेज चला था 22 अप्रैल के बाद, और 9 मई से अंदर जो है, ये मेरा ख्याल है कि खुद ही एज ए नैरेटिव के तौर पे किसी को चीज़ को क्रिएट करते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने के बाद जो है फिर एक नया नैरेटिव जो है आपका ख्याल है इसके अंदर हकीकत? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हो, चूंकि अगर ऐसी चीज़ होती तो ये जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्लेम कर रहे हैं सर। नहीं देखे ना, बिल्कुल उन्होंने क्लेम, जिस तरह आपने कहा कि जब 35 पंक्चर वाला आया तो उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
फिर आपने ये देखा कि जब आपका वो साइफर वाला मैटर आया तो कहाँ पे अमेरिकन एंटी अमेरिकन थे और कहाँ पे जो है अब अमेरिकन फेवरेट की एक एक्सपेक्टेशंस उसके अंदर आई है। पहला आया कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे से बात करना चाहती है, हम बात नहीं कर रहे। फिर नैरेटिव आ गया कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही। तो आपको यकीन नहीं है कि हाउस रेस्क्यू को ऑफर? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि जितनी देर तक अगर ये पॉलिटिकली चीजों को गवर्नमेंट के साथ बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, और ये जो दो इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर एक 9 मई वाला इंसिडेंट है और दूसरा जो है जो कोर्ट मैटर्स हैं, जो दो कोर्ट मैटर्स हैं, ये जितनी देर तक इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ ये नहीं आएंगे उतनी देर तक इनकी लीगल कंपल्शन जो जाती रहेंगी। दूसरा ये है एक सेकंड ये आप खुद ही हवाई उड़ाई जा रहे हैं कि जी हमें हाउस अरेस्ट की ऑफर होगी। बात यह है कि वो तो फिर कोई ना यकीन करे या किसी की जो बात है वो कोई ना माने तो इस तरह ही होता है। तो फिर मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े जय्यत मिनिस्टर्स अपनी रिटायरमेंट सियासत से क्यों ऐलान कर रहे हैं? वैसे लतीफ साहब की जो उम्र 75 साल हो गई है तो उसने रिटायर तो नहीं, वो तो खैर 2018 में भी स्लिप में कैच हो गए थे। वो तो थर्ड अंपायर ने वीडियो दबा ली थी बाजवा साहब ने। फिर जब उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ बातें की, मैं कढ़ा हूँ रिजल्ट तेरे असल 45 वाले। अभी जो फॉर्म 47 वाले असल में वो राना डार से भी आ रहे हैं, वो शिकस्त खुर्दा नासर है। जब लतीफ साहब ने भी शोर मचाया हुआ है, ये जो मरीम नवाज ग्रुप है ना, उसको ये मुज़ाकरात वारा नहीं खाते। वो अदम इस्तेहकाम और जो हाई टेम्परेचर है उसके बेनिफिशियरी है। वो चाहते नहीं है कि ये टेम्परेचर नीचे आए या मुल्क का इस्तेहकाम की जाने के, क्योंकि जिस दिन ये थोड़ा बहुत मामला नॉर्मल हुआ तो इधर गवर्नमेंट फॉरग है 2 हफ्ते की बात, 2 हफ्ते बाद। तो जब मियां शहबाज शरीफ साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है तो उनको निकाल के आपका ख्याल है इमरान खान साहब को लेकर? नहीं, बात पता क्या होती है चौधरी साहब, आप हमें यहाँ पे मौका देते हैं बिठाने का, एक दफा आप देंगे, अगर हाफिज हसन साहब कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो दूसरी दफा आप बुलाएंगे नहीं इनको। ये आपका हाफिज साहब के ऊपर बड़ा मेरा भाई है ना जी, मेरी बर्दाश्त ही ये करता है। नहीं, असल ये देखे ना कि ये डाइवर्ट वाला इशू है। आपने 2-3 स्पेसिफिक सवाल किए हैं, उसका एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। ना इन्होंने जवाब दिया है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला, ये जो बड़ी बात की है कि जी उन्होंने कहा है हाउस अरेस्ट के अंदर जो है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। ये एक इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि क्लेम कर रहा है, साबिक नहीं क्लेम नहीं कर रहे, उन्होंने इन्हें कहा है, ठीक है, और उसकी कोई एविडेंस नहीं है। तीसरा उस चीज के अंदर कितने देनी है, की दी है, दसो। नहीं, एविडेंस तो वो है जो उसको रिफ्लेक्शन भी आए आपको। चौधरी साहब देखें, आप अगर सारी चीजों चलो मीना ठहर जो नहीं अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर महीना रह गया, महीना आ गया, जनवरी का महीना बस। अल्लाह करे 20 तारीख को ट्रंप साहब का हल्फ होना है और नहीं 20 तारीख ट्रंप साहब 20 तारीख बड़ी दूर है, उस तो पहले ही बहुत कुछ हो पाकिस्तान में भी बड़े ट्रंप। देखो ना इसे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ भी दे रहे ने, तो ये भी तो एक इन्हों की वजह है ना कि हमारी देखें, आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को अंडरमाइन और दूसरा आप कहते हैं हम उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बंद करेंगे, तो करना चाहिए कुछ नहीं। अगर कोई लॉ की वायलेशन करे उसे करना चाहिए। ये क्या तरीका है कि बंदा बाहर जाए और आप उन लोगों की इज्जतों के साथ बाहर जाके फिर आपने उधर ही रहना होता है, उधर खाने खाने होते हैं, उन्हीं के गाड़ियों पे फिरना होता है, वो नहीं देंगे। नहीं, क्या लॉलेसनेस होनी चाहिए, रियाल चाहिए, क्या इस तरह की चीजें होनी, क्या किसी मुल्क में एक्सेप्टेबल है? फिर उन्होंने करके दिखाया ना। नहीं यही तो प्रोवोकेशन है, इंस्टिगेशन ना उनको बेइज्जत करें, हटना चाहिए। चलाते हैं नहीं है ओवरसीज पाकिस्तान चलाते हैं, ना बेइज्जत करें, नहीं कब इज्जत करें, ना बेइज्जत करें। मुझे ये क्या के लिए उनकी नहीं कोई उनका जरे मुबादला आता है तो पाकिस्तान चलता है। मैं चौधरी कमिश्नर रहा, ये है कि किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉ तोड़ने की इजाजत नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। और ये मैटर करके ये कहना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे बंद, या क्या इस मुल्क और रियासत की खिदमत है? क्या कोई पाकिस्तानी शहरी चाहेगा कि आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जाए? फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।